So, hello everyone. So, today we will discuss first initial value theorem and final value theorem. After that, we will see analysis of circuit using Laplace transform. कल हमने क्वेश्चंस किए थे, तो उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो कवर किया था। इसके अलावा हमने इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं वो हमने किया था। ओके, so let us see initial value theorem and final value theorem. जनरली जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ते थे उसी में नेक्स्ट पार्ट आता है इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम का। जैसे कल हमने जो क्वेश्चन किया था डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में, उसमें इनिशियल वैल्यू हमें गिवन थी। हो सकता है कि किसी न्यूमेरिकल में आपको इनपुट सिग्नल दिया हो और वहाँ पर आपसे बोला जाए कि ओके आप इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो वहाँ पर हमें पहले इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें इनिशियल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, तो या तो इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी, अगर गिवन नहीं होंगी तो हम उसको जीरो एज्यूम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं, राइट? वो डिपेंड करेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में अगर आपको इनपुट दिया होगा तो आप इनिशियल वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं। दैन फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रॉपर वे में सॉल्व करना है। ओके, तो लेट अस सी इनिशियल वैल्यू थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है। तो यहां से आपको टाइम डोमेन सिग्नल और यू कैन से टाइम डोमेन फंक्शन की इनिशियल वैल्यू निकालनी है। इनिशियल वैल्यू होगी क्या? आपका टाइम डोमेन सिग्नल है या टाइम डोमेन फंक्शन क्या है? एफ ऑफ टी। इसकी आपको इनिशियल वैल्यू निकालनी है, आपको इसकी फाइनल वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी एफ ऑफ जीरो। दिस इज इनिशियल वैल्यू फॉर एफ ऑफ टी। सेम वे में फाइनल वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ इंफिनिटी। दिस इज फाइनल वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी। ओके, इनिशियल वैल्यू का नोटेशन में भी हो सकता है एफ ऑफ जीरो माइनस और एफ ऑफ जीरो प्लस। ओके, अगर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है तो तीनों वैल्यू सेम होंगी। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर आपके पास में टाइम डोमेन सिग्नल है तब तो आप इनिशियल वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आएगी अगर आपके पास में एस डोमेन सिग्नल है। एस डोमेन सिग्नल मींस इफ यू हैव कैपिटल एफ ऑफ एस और आपको इनिशियल वैल्यू निकालनी है या आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है, मे बी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जहां पर आपको यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस कैपिटल एफ ऑफ एस के अकॉर्डिंग एफ ऑफ टी कैलकुलेट करेंगे। ओके, और एफ ऑफ टी क्या होगा? इनवर्स लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस। उसके बाद ही हम कैपिटल एफ ऑफ टी के लिए इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू मींस एफ ऑफ जीरो कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनल वैल्यू मींस एफ ऑफ इंफिनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको एस डोमेन सिग्नल से टाइम डोमेन सिग्नल कैलकुलेट नहीं करना है। आप डायरेक्ट एस डोमेन सिग्नल के अकॉर्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल की इनिशियल वैल्यू और टाइम डोमेन सिग्नल की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इसका स्टेटमेंट क्या है? यू कैन कैलकुलेट इनिशियल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी मींस एफ ऑफ जीरो फ्रॉम its Laplace और from its S डोमेन सिग्नल। f ऑफ जीरो क्या होगा? बेसिकली f ऑफ जीरो होगा लिमिट t टेंस टू जीरो f ऑफ t, राइट? और इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे?
यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वैल्यू थ्योरम, और उसका स्टेटमेंट होगा लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s इंटू कैपिटल F ऑफ s. तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ इनिशियल वैल्यू थ्योरम. ओके, मींस अगर आपको f ऑफ s दिया हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट इस स्टेटमेंट से टाइम डोमेन सिग्नल की इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. सो दिस इज माय इनिशियल वैल्यू थ्योरम. तो आप अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो, फ्रॉम इनिशियल वैल्यू थ्योरम वी कैन कैलकुलेट, फ्रॉम इनिशियल वैल्यू थ्योरम वी कैन कैलकुलेट initial value of f of t from its s domain signal, from its s domain signal, from its s domain signal. And you know what is s domain signal? Capital F of s. So this is my initial value theorem. Similarly, final value theorem का क्या statement है? According to final value theorem, you can calculate final value of function f of t from its s domain signal or from its Laplace domain signal. ओके, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे? स्मॉल f ऑफ इंफिनिटी. ओके, और एक क्या होगा? लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी f of t, limit t tends to infinity f of t. Okay, and according to final value theorem you can calculate from s domain signal with the help of limit s tends to 0 s capital F of s. So this is final value of function f of t. Okay, so this is a statement of फाइनल वैल्यू थ्योरम. ओके, सो फ्रॉम फाइनल वैल्यू थ्योरम आप लिख सकते हैं वी कैन कैलकुलेट फाइनल वैल्यू ऑफ f of t from its s domain signal, means फ्रॉम कैपिटल F ऑफ S. दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप S डोमेन सिग्नल से टाइम डोमेन सिग्नल की इनिशियल वैल्यू, टाइम डोमेन सिग्नल की फाइनल वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको कैपिटल F ऑफ S से स्मॉल f ऑफ t कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम. दोनों के स्टेटमेंट जनरली पूछे जाते हैं, तो आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट और थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दोनों लिख सकते हो. ओके, सो लेट अस सी वन एग्जांपल. इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है. सपोज आई हैव h ऑफ s और आपसे पूछा जाता है सपोज फाइंड इनिशियल वैल्यू and final value of h of t. ओके, तो आपको पहले h of t कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. वी हैव स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू फाइनल वैल्यू थ्योरम एंड इनिशियल वैल्यू थ्योरम. विद द हेल्प ऑफ statement you can directly calculate initial value of h of t and final value of h of t. okay, so let us see calculation कैसे करनी है. so आप solution में क्या लिखेंगे? according to initial value theorem आप solution में क्या लिखेंगे? according to initial value theorem. ठीक है, उसका स्टेटमेंट आप लिखेंगे. अब यहां पर नोटेशन h ऑफ t है. सेम वे में s डोमेन का नोटेशन कैपिटल H ऑफ s है, तो स्टेटमेंट को भी नोटेशन के अकॉर्डिंग रीराइट करना पड़ेगा. ओके, तो यहां पर इनिशियल वैल्यू होगी h ऑफ 0
ओके, और एच ऑफ जीरो क्या होगा, लिमिट टी टेंस टू जीरो, लिमिट टी टेंस टू जीरो एच ऑफ टी, और ये किसके इक्वल होगा, इनिशियल वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग, लिमिट एस टेंस टू इंफिनिटी, एस टेंस टू इंफिनिटी एस कैपिटल एच ऑफ एस, कैपिटल एच ऑफ एस, कैपिटल एच ऑफ एस। ओके, अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो वहां था एफ ऑफ जीरो इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ ऑफ टी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इंफिनिटी एस कैपिटल एफ ऑफ एस। तो कैपिटल एफ ऑफ एस को रिप्लेस कर दिया कैपिटल एच ऑफ एस से, और एफ ऑफ टी को रिप्लेस कर दिया एच ऑफ टी से। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कैपिटल एच ऑफ एस की वैल्यू पुट करनी है। तो वी हैव लिमिट एस टेंस टू इंफिनिटी एस, कितनी वैल्यू है 20 बाई एस प्लस 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 प्लस 25। ठीक है, ओके, आपको क्या करना है, अब इंफिनिटी में कैसे पुट करूं, प्रॉब्लम इज दैट आपको इंफिनिटी पुट करना है। तो अब इंफिनिटी में कैसे पुट करूं, प्रॉब्लम इज दैट, तो यहां इंफिनिटी हम कैसे पुट करेंगे, लेट अस सी, लिमिट एस टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, ओके, एस तो था न्यूमरेटर में, फिर 20 था, डिनोमिनेटर को हम कैसे लिखेंगे, हमें ऐसा बनाना है कि एक न्यूमेरिक डिवाइडेड बाय इंफिनिटी आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां 3 लिखा हुआ है तो 3 बाई इंफिनिटी आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा, ये 0 बनेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको दोनों टर्म्स को रीराइट करना है। ठीक है, तो क्या करना है, एस आप कॉमन ले लो, फर्स्ट ब्रैकेट से अगर आपने एस कॉमन लिया तो यू हैव 1 प्लस 3 बाई एस। ठीक है, सेम वे में सेकेंड ब्रैकेट से आपको कॉमन क्या लेना है वो भी बता रहा हूं मैं, यहां से एस कॉमन लिया तो यू हैव 1 प्लस 3 बाई एस। अगर आप एस से मल्टीप्लाई करेंगे आपको सेम थिंग मिलेगा, एस प्लस एस से एस कैंसिल 3। ठीक, सेकेंड ब्रैकेट से आप कॉमन ले लो एस स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आपको मिलेगा 1 प्लस 8 बाई एस प्लस 25 बाई एस स्क्वायर। एक बार आप चेक कर लो, एस स्क्वायर आएगा, 8s आएगा और 25 आएगा। ठीक है, ओके, अब कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो s से s आपका कैंसिल हुआ। ठीक, तो एक बार इसको रीराइट और कर लीजिए, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी। ओके, और आपका 1 बाई एस स्क्वायर एज इट इज आ गया। ओके, 20 न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में पहला टर्म आ गया 1 प्लस 3 बाई एस, और दूसरा टर्म आ गया 1 प्लस 8 बाई एस प्लस 25 बाई एस स्क्वायर। ठीक है, अब आप लिमिट पुट करिए, लिमिट अप्लाई करिए, तो लेट अस सी, 1 बाई इंफिनिटी होगा, एस की वैल्यू इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी। ओके, तो ये बन गया 20 बाई कितना बना, 1 प्लस 3 बाई इंफिनिटी, 1 प्लस 3 बाई इंफिनिटी, सिमिलरली 1 प्लस 8 बाई इंफिनिटी प्लस 25 बाई इंफिनिटी। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता है कि 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। 1 बाई इंफिनिटी, जैसे यहां बोला था 3 बाई इंफिनिटी 0 होता है, या समथिंग डिवाइडेड बाई इंफिनिटी 0 होता है, तो 1 बाई इंफिनिटी 0 होगा। सेम वे में 3 बाई इंफिनिटी 0 होगा, 8 बाई इंफिनिटी 0 होगा। ओके, ये इंफिनिटी है। ओके,
थोड़ा सा चला नहीं था पेन। ओके, सेम वे में 25/∞ आपका 0 होगा। ठीक, तो यहां से बचेगा 20, लेकिन 1/∞ 0 है, तो आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को, वी हैव सेम थिंग 0। तो इनिशियल वैल्यू यहां पर कितनी आएगी एच ऑफ टी की, और यू कैन से एच ऑफ 0 कितना आएगा 0। तो दिस इज इनिशियल वैल्यू, दिस इज इनिशियल वैल्यू ऑफ एच ऑफ टी। तो इस तरीके से आपको इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लिमिट कैसे अप्लाई करनी है वो आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, ओके। अब इसकी हमें फाइनल वैल्यू भी निकालनी थी, तो लेट अस सी फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे। फाइनल वैल्यू के लिए हमारे पास फाइनल वैल्यू थ्योरम थी, तो फाइनल वैल्यू हमें निकालनी है एच ऑफ टी की, और यू कैन से एच ऑफ इंफिनिटी। ठीक है, कितना होगा एच ऑफ इंफिनिटी, यू नो लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी। ओके, एच ऑफ टी, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा लिमिट एस टेंस टू 0 एस, कैपिटल एच ऑफ एस। ठीक है, ओके। आपको क्या करना है, आपको सिंपली कैपिटल एच ऑफ एस की वैल्यू पुट करनी है। आपको सिंपली कैपिटल एच ऑफ एस की वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0 एज इट इज एस। ओके, कैपिटल एच ऑफ एस कितना था 20/s+3, 20/s+3 इंटू s² + 8s + 25, s² + 8s + 25। ठीक है, अब यहां पर आपको s की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो यहां पर आप s की वैल्यू तो डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं। सो यू हैव लिमिट अप्लाई करिए, वैसे 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम थिंग आएगा, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूं कितना आएगा। 20, यहाँ 0 + 3 यू नो 3, और यहाँ 0 0, तो कितना सेकेंड ब्रैकेट से आएगा 25, लेकिन s से मल्टीप्लाई किया हुआ है और s की वैल्यू 0 है, तो वी हैव आंसर फॉर फाइनल वैल्यू इट इज 0। ओके, तो एच ऑफ टी की फाइनल वैल्यू भी 0 होगी, एच ऑफ टी की फाइनल वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, ओके। सो दिस इज फाइनल वैल्यू थ्योरम फॉर दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग एस डोमेन फंक्शन से टाइम डोमेन फंक्शन की फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल। आपने एक दूसरा एग्जांपल लिया, यहां पर भी सेम थिंग आपसे पूछा गया है। लेट अस से फाइंड द इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू, फाइंड द इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू फॉर g ऑफ t। ओके, और आपको कैपिटल G ऑफ s दिया हुआ है, मींस वी हैव s डोमेन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू टाइम डोमेन फंक्शन। ओके, सो नो नीड टू डिफाइन फर्स्ट टाइम डोमेन फंक्शन अकॉर्डिंग टू s डोमेन फंक्शन, directly with the help of initial value theorem and final value theorem you can calculate the initial value and final value for time domain function g of t. So let us see how we can calculate initial value. Already I told you, you can calculate initial value with the help of initial value theorem. Okay, so what is initial value? We have g of 0, and you know what is g of 0 according to g of t? It is limit t tends to 0, ओके, g of t, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, लिमिट s टेंस टू
इंफिनिटी एस, कैपिटल जी ऑफ एस। इसको भी याद रखने का तरीका है, जैसे अगर लिमिट में गलती होती है तो फिर ऑब्वियसली स्टेटमेंट भी गलत होगा और आंसर भी गलत आएगा। तो जैसे जब मैं जी ऑफ जीरो लिखूंगा तो उसको मैं जी ऑफ टी के अकॉर्डिंग लिख लेता हूं, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो जी ऑफ टी, ओके, तभी जी ऑफ जीरो मिलेगा। अब मुझे थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है तो क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ टी का एस डोमेन यू नो कैपिटल जी ऑफ एस, इसको एस से मल्टीप्लाई किया और लिमिट जस्ट अपोजिट होगी, मतलब यहां था लिमिट टी टेंस टू जीरो, राइट हैंड साइड में क्या होगी, लिमिट एस के लिए होगी बिकॉज जी एस का फंक्शन है, और होगी क्या, एस टेंस टू इंफिनिटी। तो ही पॉसिबिलिटी है, या तो जीरो होगी या इंफिनिटी होगी। आपको जी ऑफ जीरो लिखना था तो आपने लिखा लिमिट टी टेंस टू जीरो जी ऑफ टी, तभी जी ऑफ जीरो मिलेगा। जब हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो जी ऑफ टी का एस डोमेन कैपिटल जी ऑफ एस, इसको एस से मल्टीप्लाई किया, राइट, और लिमिट क्या होगी, एस के लिए होगी, जीरो के अपोजिट मींस एस टेंस टू इंफिनिटी। ओके, सो दिस इज माई इनिशियल वैल्यू थ्योरम स्टेटमेंट। तो आप इस तरीके से लिमिट को ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ g of s, so you have limit s tends to infinity, okay, s you have already according to statement, g of s की वैल्यू हमने पुट की 3s पावर 3 प्लस 2s प्लस 10 डिवाइडेड बाई s इंटू s प्लस 2 पावर 2 और s प्लस 3, ठीक है। अब इंफिनिटी हम डायरेक्ट तो पुट नहीं कर सकते, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टर्म्स को रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है, लेट अस सी। तो फर्स्ट थिंग आपका s कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट थिंग आपका s तो कैंसिल हुआ, ठीक है, ओके। अब टर्म्स को रीअरेंज कैसे करें, न्यूमरेटर से हम कॉमन ले लेते हैं s की पावर 3, ठीक, ओके। तो यू हैव इन ब्रैकेट 3 प्लस कितना 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 10 बाई एस की पावर 3, एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए, 3s पावर 3 2s प्लस 10, ओके, ठीक लिखा हुआ है, ओके, डिवाइडेड बाई, यहां देखिए s प्लस 2 होल स्क्वायर है तो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से s कॉमन लेंगे लेकिन पावर 2 है तो s स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस कितना 2 बाई एस होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। और यहां से भी आपने s कॉमन लिया तो क्या आएगा 1 प्लस 3 बाई एस, ठीक है। न्यूमरेटर में है s की पावर 3, डिनोमिनेटर में भी s की पावर 3, एस स्क्वायर इंटू s पावर 3, ठीक है, डन। अब आप लिमिट अप्लाई करिए, तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे यू हैव 3 प्लस 2 बाई इंफिनिटी प्लस 10 बाई इंफिनिटी ओवर, फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट यू हैव 1 प्लस 2 बाई इंफिनिटी स्क्वायर, सॉरी, इंटू फ्रॉम सेकेंड ब्रैकेट यू हैव 1 प्लस 3 बाई इंफिनिटी, ठीक है, ओके। और आपको मालूम है कि 2 बाई इंफिनिटी कितना होगा, लेट मी चेंज 1 मिनट, आपको मालूम है कि 2 बाई इंफिनिटी 0 होगा, 10 बाई इंफिनिटी 0 होगा, सिमिलरली 2 बाई इंफिनिटी 0 होगा और 3 बाई इंफिनिटी 0 होगा, तो क्या मिलेगा g ऑफ 0, यू हैव g ऑफ 0 इक्वल टू 3 फ्रॉम न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर से आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, सेकेंड ब्रैकेट से भी 1, so you have 1, answer you have 3, so this is my initial value for g of t according to initial value theorem, okay. Now let us see how we can calculate final value theorem
you can calculate final value theorem. You can calculate final value of g of t from final value theorem. So what is the statement of the final value theorem? g of infinity. g of infinity क्या होगा? g of t के अकॉर्डिंग लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी g of t इक्वल टू, अब इसको कैसे लिखना है? पहले g ऑफ t का s डोमेन कैपिटल G ऑफ s, इसको भी s से मल्टीप्लाई करना है. लिमिट क्या होगा? जस्ट उल्टा. कैसे? यहां लिखा हुआ है t टेंस टू इंफिनिटी, वहां लिमिट होगी s के लिए, s टेंस टू 0. तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट याद रख सकते हो. ठीक है, लेफ्ट में लिमिट t टेंस टू 0 फॉर इनिशियल वैल्यू थ्योरम, राइट में लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी. Similarly, for final value theorem, in left hand side you have limit t tends to infinity, but in right hand side you have limit s tends to 0. अगर आप देखेंगे s into g of s, s into g of s, दोनों के केस में सेम है. ठीक है, ओके. सो लेट अस सी g of infinity क्या होगा. आपको क्या करना है? g of s की वैल्यू पुट करनी है. g of s था आपका, s तो पहले से ही था 3s पावर 3 प्लस 2s प्लस 10. ओके, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं बिकॉज s भी है मल्टीप्लिकेशन में. डिनोमिनेटर में था s इंटू s प्लस 2 पावर 3 इंटू s प्लस 3. ओके, तो कौन सा टर्म यहां पर कैंसिल हुआ? यहां s आपका कैंसिल हुआ और आप s डायरेक्टली पुट कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस अप्लाई द लिमिट. क्या होगा? पहला 0, दूसरा 0, सो यू हैव 10 फ्रॉम न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर से s 0 हो गया तो 2 की पावर 3 और यहां से मिला आपको 3. ठीक है, ओके. सो 2 की पावर 3 यू नो 8. ठीक है, इंटू 3 तो यू हैव 24. So 10 by 24. So we have answer 10 by 24. You have answer 10 by 24.4166. Let me check. 0.4166. 1 minute. ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं. लिमिट s टेंस टू 0, s इंटू 3s पावर 3 प्लस 2s प्लस 10 ओवर s इंटू s प्लस 2 होल स्क्वायर था. सॉरी, वी डोंट हैव पावर 3, वी हैव पावर 2. सॉरी, वी हैव पावर 2. ओके, s plus 3. Okay, so we have 10 from the numerator after putting s equal to 0, and from denominator we have 2 power 2. Sorry, let me erase. 1 minute. So in numerator you have 10, in denominator you have 2 power 2 into 3. So we have 2 power 2 4 into 3 you have 12. So you have 10 by 12. So answer we have 10 by 12, or you can say 0.833. Okay, you have answer 0.833. Okay, so this is my final value according to, this is my final value according to given g of s. तो इस तरीके से आप इनिशियल वैल्यू और फंक्शन की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ओके. तो सिंपली आपको फाइनल वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग फाइनल वैल्यू निकालनी है और इनिशियल वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको इनिशियल वैल्यू निकालनी है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम. ओके, तो पेपर में इनिशियल वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट भी आता है, फाइनल वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट भी आता है, और इसके अलावा न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं कि फाइंड
initial value and final value for time domain function according to given S domain function. ओके तो ध्यान रखना है आपको कि आपको S डोमेन फंक्शन दिया होगा, फिर आपसे पूछा जाएगा टाइम डोमेन फंक्शन की इनिशियल वैल्यू या फिर फाइनल वैल्यू। एस डोमेन फंक्शन की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, आपसे टाइम डोमेन सिग्नल की फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू पूछी जाएगी, लेकिन दिया क्या होगा, एस डोमेन फंक्शन दिया होगा। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। So let us see next analysis of circuit using Laplace transform. Okay, जैसे यूनिट 1 में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वहां पर हमने नोडल के अकॉर्डिंग, मैथ्स के अकॉर्डिंग करंट वोल्टेज कैलकुलेट किया था। सेम वे में यहां पर भी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग सर्किट को सिंप्लीफाई करना है, सर्किट की एनालिसिस करनी है फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स, मे बी करंट और वोल्टेज, मे बी mass current, maybe node voltage, or maybe current through any element or voltage across the element. Okay, अब यहां पर जो फंडामेंटल थिंग्स हैं, जैसे कैलकुलेशन किस बेसिस पे होगी, अकॉर्डिंग टू केबीएल और अकॉर्डिंग टू केसीएल और अकॉर्डिंग टू नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस, यू कैन ऑल्सो अप्लाई द करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। लेकिन होगा क्या, आपको पहले सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा एस डोमेन में। ठीक है, तो जनरली यहां जो प्रॉब्लम आएंगी वो आएंगी इंडक्टर और कैपेसिटर वाली, और साथ में एसी सोर्स होगा। जैसे अगर 1 की कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसमें इंडक्टर भी लगा हो, कैपेसिटर भी लगा हो और एसी सोर्स भी लगा हो, तो कैलकुलेशन बहुत टफ होगी, बिकॉज आपको 1 डोमेन टू डिफरेंट डोमेन कन्वर्जन करना पड़ेगा। ओके, मींस अगर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर आपको डिवीजन करना है, तो दोनों नंबर पोलर फॉर्म में होने चाहिए, तो फिर आप कन्वर्जन करोगे। अगर आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो दोनों नंबर रेक्टेंगुलर फॉर्म में होने चाहिए, तो फिर आपको कन्वर्जन की नीड होगी। तो हमने देखा था थ्योरम्स के केस में कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती थी अगर सर्किट में एसी सोर्स होता था और साथ ही साथ सर्किट में रजिस्टर के साथ इंडक्टर होता था और कैपेसिटर होता था। लेकिन सेम सर्किट को, सेम प्रॉब्लम को हम इजीली डील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बट कैसे करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा एस डोमेन में। तो जो हमारे पास अननोन पैरामीटर आएगा वो एस डोमेन में आएगा, बट हमें चाहिए टाइम डोमेन पैरामीटर। So you know you can calculate time domain parameter from S domain parameter with the help of inverse Laplace transform. ठीक है, तो यहां कुछ स्टेप्स हैं सर्किट को एनालिसिस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ लाप्लास। तो पहला स्टेप क्या है, जनरली स्टेप 1 क्या है, हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे एस डोमेन में। तो आप लिख सकते हैं रीड्रॉ दी सर्किट, redraw the circuit या redraw the given circuit, redraw the given circuit in S domain, redraw the given circuit in S domain। ठीक है, ओके। सेकेंड, रीड्रॉ करने के बाद आपको केबीएल, केसीएल, वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन जो भी अप्लाई करना है आप उसको अप्लाई करिए। तो आप लिख सकते हैं अप्लाई केबीएल, केसीएल, वोल्टेज डिवीजन रूल, ओके, करंट डिवीजन रूल टू कैलकुलेट द अननोन पैरामीटर, टू कैलकुलेट द अननोन पैरामीटर। ठीक है, टू कैलकुलेट द अननोन पैरामीटर। अननोन वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, जो भी दिया हो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, कैलकुलेट दी अननोन पैरामीटर। ओके, और थर्ड स्टेप में, सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा
सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग जो अननोन पैरामीटर आएगा वो एस डोमेन में आएगा, ठीक है, टाइम डोमेन में नहीं आएगा। लेकिन जनरली हमें कैलकुलेशन करनी है टाइम डोमेन के लिए, हमें जो अननोन निकालना है वो टाइम डोमेन अननोन निकालना है। तो आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप में कैलकुलेट टाइम डोमेन कैलकुलेट टाइम डोमेन पैरामीटर फ्रॉम S domain parameter using इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो 3 स्टेप्स में जनरली हम न्यूमेरिकल को डील करेंगे। पहला स्टेप क्या है कि आपको सर्किट को रीड्रॉ करना है एस डोमेन में, उसके बाद आपको केबीएल केसीएल वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना है टू कैलकुलेट द अननोन थिंग्स। आंसर जो आएगा वो एस डोमेन में आएगा आंसर, लेकिन आंसर हमें जनरली डिफाइन करना पड़ता है टाइम डोमेन में। तो आप टाइम डोमेन पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हो एस डोमेन पैरामीटर से। कैसे? यूजिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और आपको मालूम है कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट होता है, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि सर्किट में एलिमेंट्स क्या होंगे। सर्किट में एलिमेंट्स रजिस्टर हो सकता है, सर्किट में एलिमेंट इंडक्टर हो सकता है, सर्किट में एलिमेंट कैपेसिटर हो सकता है। तो आपको इन तीनों का एस डोमेन आना चाहिए, वो भी दोनों कंडीशन के साथ, विदाउट इनिशियल कंडीशन भी और विद इनिशियल कंडीशन भी। तभी आप सर्किट को रीड्रॉ कर पाओगे एस डोमेन में, अदरवाइज सर्किट एस डोमेन में रीड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, सो लेट अस सी कैसे आप रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का एस डोमेन डिफाइन करोगे। तो रजिस्टर का एस डोमेन तो सेम रहता है, रजिस्टर का जो एस डोमेन रहता है वो सेम रहता है, तो आर का एस डोमेन आपका आर ही रहेगा। ठीक है, ओके, बिकॉज जनरली हम आर को रिलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू V इक्वल टू आई आर। ठीक है, अगर मैं इसका लाप्लास लेता भी हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल V ऑफ S इक्वल टू आर, सेम आर कांस्टेंट था, कैपिटल I ऑफ S। तो दोनों इक्वेशन में आर आपका सेम रहा, नो इफेक्ट। इसका मतलब आर का एस डोमेन आर ही रहेगा। ठीक है, इंडक्टर का एस डोमेन क्या होगा, इंडक्टर का एस डोमेन अगर हम विदाउट इनिशियल कंडीशन लिखेंगे तो इंडक्टर का एस डोमेन होता है एसएल। अगर हम विदाउट इनिशियल कंडीशन लिखेंगे तो इंडक्टर का एस डोमेन होता है एसएल। कैसे होता है अभी मैं आपको बता रहा हूं। और कैपेसिटर का एस डोमेन होता है आपका 1/CS या 1/SC। कैपेसिटर का एस डोमेन होता है 1/SC या 1/CS। ठीक है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो SL है वो इंडक्टर का इक्विवेलेंट इंपीडेंस है एस डोमेन में। सिमिलरली 1/SC कैपेसिटर का इक्विवेलेंट इंपीडेंस है एस डोमेन में। ठीक है, ओके, कैसे होगा लेट अस सी। आपको मैं एक बता देता हूं कैसे होगा। ठीक है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी सर्किट में आपका इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, वैल्यू सपोज L, करंट सपोज स्मॉल IL, वोल्टेज सपोज प्लस माइनस स्मॉल BLT, और IL भी सपोज T का फंक्शन है। ठीक है, ओके, अब मुझे इसका एस डोमेन सर्किट बनाना है। कैसे बनाऊंगा मैं, पहले मैं लिखूंगा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कितनी होती है। तो अगर आप लिखें तो BLT कितना होगा, आपको BLT लिखना पड़ेगा। BLT मीन वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है L di/dt, LDI/dt। ठीक है, और I था T का फंक्शन, तो I ऑफ T, और I था करंट थ्रू द इंडक्टर, तो इसको लिख सकते हैं सबस्क्रिप्ट में L। ठीक है, ओके, तो LDI/dt। ठीक है, ओके,
अब आपको क्या करना है, दोनों साइड्स का लाप्लास लेना है। ओके, तो दोनों साइड्स का लाप्लास लीजिए। BLT का लाप्लास होगा कैपिटल BL फंक्शन ऑफ S इक्वल टू L कांस्टेंट होगा। d/dt ऑफ I का लाप्लास आपको लिखना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी विद इनिशियल कंडीशन। तो क्या होगा इसका लाप्लास, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो S से मल्टीप्लाई होगा, ILT है तो इसका लाप्लास होगा कैपिटल I सबस्क्रिप्ट L फंक्शन ऑफ S माइनस S की पावर एक कम करनी थी, S की पावर 0, और ILT की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, IL0, या 0 माइनस भी लिख सकते हैं, 0 प्लस भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग। इसको हम IL0 माइनस भी लिख सकते हैं या इसको हम IL0 प्लस भी लिख सकते हैं, तीनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप L से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना, SL कैपिटल I सबस्क्रिप्ट L फंक्शन ऑफ S माइनस, ओके, माइनस S की पावर 0 1, सो LIL0 माइनस। ठीक है, ओके, इसको हम एक ही लिख लेते हैं, ये ब्रैकेट एक ही है, डन। ठीक, ओके, अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। तो BLS का मीनिंग है लाप्लास ऑफ BLT। ओके, तो इसका मैं S डोमेन कैसे बनाऊंगा, लेट अस सी। तो प्लस माइनस लिख दिया मैंने VLS, ठीक, ओके, और ILS का मतलब है लाप्लास ऑफ ILT, इसको लिख दिया IL फंक्शन ऑफ S। अब इंडक्टर का नोटेशन तो सेम ही रहेगा, अब L की जगह आ गया SL, तो आपने लिख दिया SL, ठीक है, ओके, और यही लिखा हुआ है मैंने, विदाउट इनिशियल कंडीशन इंडक्टर का लाप्लास SL। ठीक है, ओके, डन। तो SL कहां से आ गया वो समझ में आ गया। अगर मैं IL0 माइनस का मतलब इनिशियल वैल्यू को 0 मान लूं तो BLS कितना मिलेगा मुझे, SL इंटू IL फंक्शन ऑफ S। इट मींस इंडक्टर का लाप्लास क्या होगा विदाउट इनिशियल कंडीशन, SL। तो जो मैंने SL लिखा हुआ है और जो मैंने 1/SC लिखा हुआ है, ये लाप्लास है इंडक्टर और कैपेसिटर का विदाउट इनिशियल कंडीशन, विदाउट इनिशियल कंडीशन। ठीक है, अब मैं आपको लिखना बता रहा हूं विद इनिशियल कंडीशन। तो आप इक्वेशन का सेकेंड टर्म देखिए, राइट हैंड साइड में सेकेंड वाला टर्म देखिए, क्या लिखा हुआ है, LIL0 माइनस, और आपने आउटकम क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज इक्वल टू समथिंग, आउटकम इसका वोल्टेज है। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनल आपको वोल्टेज कब मिलेगा, जब आप सर्किट में KVL अप्लाई करोगे तभी वोल्टेज मिलेगा। ठीक, ओके, पहला टर्म क्या है, SL इंटू IL फंक्शन ऑफ S। तो SL हो गया इक्विवेलेंट इंपीडेंस फॉर द इंडक्टर, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज और ड्रॉप क्या होगा, ओम्स लॉ अब लगेगा, SL इंटू IL फंक्शन ऑफ S, डन। तो जो दूसरा टर्म है वो कैसे कंसीडर करना है आपको, उसको इंक्लूड करना है एज अ वोल्टेज सोर्स, तभी फाइनली आपको वोल्टेज मिलेगा। बीच में साइन नेगेटिव का है तो इट मींस उस वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी क्या होगी, माइनस प्लस, उस वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी क्या होगी, माइनस प्लस, और उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, L स्मॉल I सबस्क्रिप्ट L फंक्शन ऑफ 0 माइनस और 0 प्लस, और यू कैन से 0। ठीक, तो इंडक्टर का S डोमेन विद इनिशियल कंडीशन क्या होगा, SL, और साथ ही साथ जो इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, जनरली इंडक्टर के केस में इनिशियल वैल्यू होती है करंट थ्रू द इंडक्टर, बिकॉज यू नो इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो अगर इंडक्टर चार्ज्ड है तो हम ऐसा बोलेंगे कि इंडक्टर के थ्रू वी हैव समथिंग इनिशियल करंट। तो हमेशा इंडक्टर के लिए इनिशियल कंडीशन होगी करंट के लिए। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कैपेसिटर चार्ज है तो हम क्या बोलेंगे, वी हैव इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के लिए इनिशियल कंडीशन हमेशा वोल्टेज होगी। ओके, तो अगर आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई है तो उसको इंक्लूड करना है। कैसे इंक्लूड करेंगे, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज सोर्स, राइट। और उस वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी क्या होगी, माइनस प्लस, और उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एल आई एल जीरो माइनस, एल आई एल जीरो माइनस। ओके, सो दिस इज एस डोमेन फॉर द इंडक्टर with the initial condition. This is S domain for the inductor with the initial condition, with the initial condition. ठीक है, सेम वे में हम कैपेसिटर का एस डोमेन निकाल सकते हैं। सो लेट अस सी कि कैपेसिटर का एस डोमेन क्या होगा। विदाउट इनिशियल कंडीशन कैपेसिटर का एस डोमेन होगा 1/SC। विदाउट इनिशियल कंडीशन कैपेसिटर का एस डोमेन होगा 1/SC। तो लेट अस सी कैपेसिटर का एस डोमेन क्या होगा। आपने कैपेसिटर बनाया, नोटेशन यू नो, कैपिटल सी, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर लेट अस से VC फंक्शन ऑफ टी, करंट थ्रू द कैपेसिटर लेट अस से IC फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, ओके। और आपको पता है कि करंट थ्रू द कैपेसिटर हम कैसे लिखते थे, IC फंक्शन ऑफ टी क्या होता था, C dV बाई डी टी, C dV बाई डी टी। ठीक है, ओके। और यहां था V ऑफ टी और सबस्क्रिप्ट में C। ठीक है, तो दिस इज जनरल वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दी कैपेसिटर। अब दोनों साइड्स का हम लाप्लास ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल I C सबस्क्रिप्ट में फंक्शन ऑफ S इक्वल टू C यू नो कांस्टेंट, डी बी बाई डी टी का लाप्लास क्या होगा, यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी विद इनिशियल कंडीशन। क्या होगा लाप्लास, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इससे मल्टीप्लाई। VCT का लाप्लास क्या होगा, कैपिटल बी सबस्क्रिप्ट सी फंक्शन ऑफ एस। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, एस की पावर कम करनी है। कहां तक कम करनी है, एस की पावर 0 तक। 1 है ऑलरेडी, तो अगला टर्म होगा एस की पावर 0 के लिए। और अब BCT की इनिशियल वैल्यू लिखनी है तो स्मॉल bc फंक्शन ऑफ 0 या 0 माइनस और 0 प्लस भी लिख सकते हैं। तीनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। आप इसको BC 0 माइनस या फिर हम इसको BC 0 प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तीनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, और हमें निकालना है वोल्टेज, तो हम इसको लिख सकते हैं IC फंक्शन ऑफ S इक्वल टू, ठीक है, SC कितना, BC फंक्शन ऑफ S माइनस C VC फंक्शन ऑफ 0। ठीक है, ओके। तो यहां से VC फंक्शन ऑफ S कितना होगा, ये होगा आपका I सबस्क्रिप्ट C फंक्शन ऑफ S प्लस C स्मॉल b सबस्क्रिप्ट C फंक्शन ऑफ 0, ओके, और डिवाइडेड बाई SC, डिवाइडेड बाई SC, यहां भी डिवाइडेड बाई SC, तो C से C आपका कैंसिल हुआ। ठीक है, ओके। तो आप देखो ध्यान से, कैपेसिटर के C की जगह क्या आ गया, 1/SC, ओके। और हमने यही लिखा हुआ है, अगर इनिशियल कंडीशन नहीं होगी तो BC 0 या BC 0 माइनस या BC 0 प्लस 0 होगा, तो C की जगह 1/SC आएगा। इसीलिए C का S डोमेन विदाउट, ये विदाउट है, सॉरी, विदाउट इनिशियल कंडीशन कितना होगा, 1/SC। ठीक है, सेम वे में इंडक्टर का मैंने बताया था, इंडक्टर का S डोमेन विदाउट इनिशियल कंडीशन कितना होगा, SL। इंडक्टर का S डोमेन विद इनिशियल कंडीशन कितना होगा, SL।
साथ ही साथ इनिशियल कंडीशन को वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग इंक्लूड करना है, पोलैरिटी माइनस प्लस, वैल्यू एल आई एल जीरो माइनस। ओके, अब कैपेसिटर के केस में देख लेते हैं। कैपेसिटर का एस डोमेन क्या होगा विद इनिशियल कंडीशन, लेट अस सी। तो पहले VCT का एस डोमेन हो जाएगा कैपिटल V सबस्क्रिप्ट C फंक्शन ऑफ S। सेम में करंट का एस डोमेन होगा कैपिटल I सबस्क्रिप्ट C फंक्शन ऑफ S। ठीक है, इसको आप C रीड करना, डन। और C का एस डोमेन होगा, C का एस डोमेन होगा 1/CS। ओके, फर्स्ट टर्म से आ गया 1/CS। ठीक, आपने दोबारा वोल्टेज लिखी है, फाइनल आउटकम वोल्टेज है, तो इट मींस जो आपका सेकेंड टर्म है उसको वोल्टेज सोर्स की तरह इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको सर्किट से फाइनली वोल्टेज चाहिए। सर्किट से फाइनली वोल्टेज कब मिलेगी? जब आप सर्किट में क्लोज्ड पाथ में केवीएल लगाओगे। इसीलिए सेकेंड टर्म को हम वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग इंक्लूड करेंगे। पोलैरिटी प्लस है, मतलब बीच में साइन प्लस है, तो पोलैरिटी क्या होगी? प्लस माइनस। और आपको पता है कि जो वोल्टेज सोर्स होता है वो आर के साथ या इंपीडेंस के साथ सीरीज में एम्पियर होगा। और अब 1/CS कैपेसिटर का इक्विवेलेंट इंपीडेंस है, तो 1/CS के साथ सीरीज में वोल्टेज सोर्स आएगा। पोलैरिटी प्लस माइनस कैसे? बीच में साइन प्लस का था तो पोलैरिटी प्लस माइनस। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी VC0 ओवर S। तो दिस इज S domain representation for the capacitor with initial condition. This is S domain representation for the capacitor with the initial condition. ठीक है, तो मैं आपको अब कंक्लूड करके बता देता हूं। Let us see. रजिस्टर का एस डोमेन आपका सेम रहेगा, नो चेंज। इंडक्टर का एस डोमेन क्या होगा? अगर इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन होगी तब इंडक्टर का एस डोमेन क्या होगा? सिंपली SL। इंडक्टर का एस डोमेन क्या होगा? सिंपली SL। ठीक, कैसे होगा अभी आपको मैंने बताया था। कैपेसिटर का एस डोमेन क्या होगा विदाउट इनिशियल कंडीशन? 1/SC, 1/SC। ठीक, इंडक्टर का एस डोमेन विद इनिशियल कंडीशन क्या होगा? पहले SL, उसके बाद जो इनिशियल वैल्यू गिवन होगी उसको इंक्लूड करना है। कैसे इंक्लूड करना है? अकॉर्डिंग टू वोल्टेज सोर्स, डन। पोलैरिटी वोल्टेज सोर्स की माइनस प्लस, वोल्टेज सोर्स आएगा SL के साथ सीरीज में और उसकी वैल्यू क्या होगी? LIL 0 माइनस। आप चाहो तो इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो करंट सोर्स में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपको KCL लगाना है तो आप इस सेम थिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो करंट सोर्स में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। अगला था कैपेसिटर का एस डोमेन क्या होगा विद इनिशियल कंडीशन? 1/SC। और जो इनिशियल वैल्यू गिवन होगी, जनरली कैपेसिटर के केस में इनिशियल वैल्यू क्या होगी? वोल्टेज। और अगर आप देखो ध्यान से तो वोल्टेज ही आई है यहां पर। अगर आप इंडक्टर वाला देखो तो यहां करंट ही आई है, डेरिवेशन से भी करंट ही आया हुआ है, डन। तो क्या करना है? जो आपको इनिशियल वैल्यू गिवन होगी उसको इंसर्ट करना है एज अ वोल्टेज सोर्स। और उस वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी क्या होगी? प्लस माइनस। उसकी वैल्यू कितनी होगी? VC0/S, या लिख सकते हैं VC0 प्लस और VC0 माइनस। ओके, सो दिस इज S डोमेन फॉर द कैपेसिटर विद इनिशियल कंडीशन। ठीक है, जो हाईलाइट किया है, C का S डोमेन विद इनिशियल कंडीशन 1/CS, सीरीज में वोल्टेज सोर्स आएगा, पोलैरिटी प्लस माइनस, वैल्यू VC0/S। सिमिलरली
इंडक्टर का एस डोमेन विद इनिशियल कंडीशन क्या होगा, एसएल होगा। सीरीज में वोल्टेज सोर्स आएगा, पोलैरिटी माइनस प्लस, वैल्यू एल आई एल जीरो माइनस। न्यूमेरिकल में एल गिवन होगा, आई एल जीरो माइनस गिवन होगा। सेम वे में कैपेसिटर के लिए वीसी जीरो दिया होगा। अगर वीसी जीरो और आई एल जीरो माइनस या आई एल जीरो नहीं दिया होगा तो हम स्विच की कंडीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स of the resistor, of the inductor, of the capacitor with initial conditions, without initial conditions, sorry, and with initial conditions. Okay, और अगर वोल्टेज सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा, फिक्स होगा 5 वोल्ट, आप उसको स्टेप सिग्नल मान सकते हैं 5 एम्पलीट्यूड का। और यू नो स्टेप सिग्नल का लाप्लास होता है 1/s, तो 5 का लाप्लास हो जाएगा 5/s। वो हम न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे और टाइम टू टाइम मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एकेटीयू में, फाइंड V of t मींस वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम। V of t मींस वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। साथ ही साथ उसने दिया हुआ है assuming zero initial conditions, assuming zero initial conditions। इसका मीनिंग हुआ इंडक्टर डिस्चार्ज है, कैपेसिटर डिस्चार्ज है, और यू कैन से इंडक्टर के थ्रू इनिशियल करंट, इंडक्टर के थ्रू इनिशियल करंट आपकी जीरो है। सेम वे में इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस जीरो है। ये मीनिंग है जीरो इनिशियल कंडीशंस का। इंडक्टर ऑलरेडी डिस्चार्ज है, इसका मतलब हुआ कि इंडक्टर के थ्रू इनिशियल करंट जीरो है। कैपेसिटर भी डिस्चार्ज है, इसका मीनिंग हुआ कि कैपेसिटर के थ्रू इनिशियल वोल्टेज जीरो है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल तो सिंपल हो गया। आपको क्या करना है, कैपेसिटर का एस डोमेन लिखना है विदाउट इनिशियल कंडीशन, इंडक्टर का एस डोमेन लिखना है विदाउट इनिशियल कंडीशन, रजिस्टर सेम रहता है, करंट सोर्स का एस डोमेन लिखना है वैल्यू के अकॉर्डिंग। यहां वैल्यू दी रखी है 5 ut, तो 5 ut का लाप्लास होगा 5/s। तो इसको लाप्लास के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको रीड्रॉ करेंगे एस डोमेन में। तो लेट अस सी, इसको हम रीड्रॉ कैसे करेंगे इस डोमेन में। तो पहले आपको कैपेसिटर का एस डोमेन लिखना पड़ेगा। कैपेसिटर का एस डोमेन होता है 1/sc और c की वैल्यू है 1/4, तो आप लिखेंगे इसको 1/s/4, सो यू हैव वैल्यू 4/s। ठीक है, ओके। उसके बाद करंट सोर्स है और 5 ut है, ut का लाप्लास होता है 1/s, तो 5 ut का लाप्लास होगा 5/s। फिर इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर का एस डोमेन होता है SL, L की वैल्यू है 1 हेनरी, तो इसका एस डोमेन होगा S। फिर रजिस्टर है 4 ओम का, यू नो इट विल रिमेन सेम 4 ओम। अब जो मैं S लिख रहा हूं, यहां यूनिट थी 1 हेनरी, यहां यूनिट थी हेनरी, वैल्यू 1 हेनरी, यहां यूनिट थी फैराड। कैपेसिटर के केस में वैल्यू थी 1/4 फैराड। अब मैंने लिख दिया S, तो इसका मतलब S इंडक्टर का इक्विवेलेंट इंपीडेंस है। सेम वे में 4/s कैपेसिटर का इक्विवेलेंट इंपीडेंस है, तो यूनिट होगी ओम। तभी आप ओम्स लॉ लगा सकते हैं, तभी आप V = IR के अकॉर्डिंग वोल्टेज करंट लिख सकते हैं। अगर आप इंपीडेंस नहीं लिखेंगे तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब हमें निकालना था वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम। कितना है वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम? V0t, तो इसका एस डोमेन क्या होगा? V0s। ठीक है, ओके। और आपको पता है कि V0s का मीनिंग है वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम। ओके, तो आपको क्या करना है, 4 ओम में करंट निकालना है, तो B आप निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I × R। R है आपका 4,
बस इसमें करंट निकालना है, ठीक है। सो लेट अस सी 4 ओम में करंट कैसे कैलकुलेट होगा। तो आप क्या करिए, इसमें आप मैथ एनालिसिस भी लगा सकते हैं, आप इसमें नोडल एनालिसिस भी लगा सकते हैं, और आप इसमें करंट डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं। कैसे? आपके पास एक ही करंट सोर्स है, इस पर्टिकुलर नोड पर करंट डिवाइड होगा, ठीक। लेट अस से कैपिटल I1S, लेट अस से करंट इज कैपिटल I1S थ्रू द कैपेसिटर, and let us say current is I2S through the inductor, or you can say through the resistor, because दोनों एलिमेंट्स सीरीज में हैं, तो दोनों में करंट क्या होगी? सेम होगी। जितना करंट SL में होगा, सेम करंट 4 ओम में भी होगा। तो 4 ओम में करंट कितना होगा? सेम का मतलब कितना? I2 फंक्शन ऑफ S। तो B नॉट एस कितना आ गया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? B नॉट एस आ गया V इक्वल टू I इंटू R। I का मतलब I2 फंक्शन ऑफ S इंटू 4। हमें निकालना है केवल I2S, और हम कैसे निकालेंगे? फ्रॉम करंट डिवीजन रूल। तो आप लिखेंगे फ्रॉम करंट डिवीजन रूल, राइट। और करंट डिवीजन रूल तभी लगता है जब सर्किट में एक सिंगल करंट सोर्स हो और आपको लगता है कि करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो आप दोनों ब्रांचेज में करंट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट डिवीजन रूल। लेट अस से कैसे निकलेगा? हमें निकालना है I2S, हमें निकालना है I2S। तो I2S कितना होगा? टोटल करंट का मतलब 5/S इंटू अपोजिट ब्रांच का मतलब हुआ करंट दो जगह डिवाइड हुआ। एक तो गया 4/S ओम कैपेसिटर ब्रांच में, दूसरा गया S ओम इंडक्टर ब्रांच में, सेम करंट आया 4 ओम रजिस्टर ब्रांच में, ठीक। तो अपोजिट का मतलब हुआ 4/S ओम कैपेसिटर ब्रांच। जिसमें करंट निकालना है उसको नहीं लेना है, दूसरा लेना है। ये अपोजिट का मीनिंग है, टोटल करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस। इसको हम बोलेंगे यहां पर अपोजिट इंपीडेंस। कितना है आपका? 4/S डिवाइडेड बाई टोटल इंपीडेंस या टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 4/S प्लस कितना? S प्लस कितना? 4। इस 4 को क्यों लिया? ये दोनों सीरीज में थे, तो इस यहां से यहां तक लेट अस से A to B थ्रू C कितना इंपीडेंस होगा? S+4। सेम भी है S+4, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग? टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस और अपोजिट इंपीडेंस डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस। अगर ये 4 नहीं होता तो यहां से 4 हम हटा देते, ठीक है, ओके। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो I2S कितना आएगा? I2S आएगा 20/S², ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व कर लें एलसीएम के अकॉर्डिंग तो आएगा 4 प्लस कितना? S² प्लस 4S डिवाइडेड बाई S। तो इसको हम लिख सकते हैं 20/S² इंटू S/, इसको लिख लीजिए S² प्लस 4S प्लस 4, ठीक है, ओके। तो यहां S to S कैंसिल, तो वी हैव आंसर 20/S इंटू S² प्लस 4S प्लस 4। ये आ गया I2S की वैल्यू। हमें निकालना था V0S, तो V0S मैंने लिखा हुआ है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V0S होगा 4 इंटू I2S। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा? ये 80
कितना s इंटू कितना एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4। आपको निकालना है बी नॉट टी, पूछा है बी नॉट टी। अभी जो आंसर आया है वो आया है बी नॉट एस के लिए, क्योंकि सर्किट एस डोमेन में था, तो जो अननोन क्वांटिटी आएगी वो एस डोमेन में आएगी। लेकिन हमें निकालना था अननोन क्वांटिटी इन टाइम डोमेन, एंड यू नो बी नॉट टी क्या होगा, इनवर्स लाप्लास ऑफ बी नॉट एस। और आपको मालूम है हम इनवर्स लाप्लास कैसे निकालते थे, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी नॉट एस को लिखना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। तो बी नॉट एस को मैं अलग से लिख लेता हूं, बी नॉट एस था मेरा 80 बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 4s प्लस 4। अब मुझे क्या करना है, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 के फैक्टर करने हैं, ओके। अगर हो सकते हैं तो, नहीं होंगे तो इसको लिखना है रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 के जो फैक्टर होंगे वो 2s प्लस 2 होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं s प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक्सपैंड करो, एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4s। वैसे भी अगर आप रूट्स निकालेंगे तो -2 आएगा कैलकुलेटर से, दैट्स वाई फैक्टर s प्लस 2, सेकेंड फैक्टर s प्लस 2, यू कैन राइट s प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हैं 80 बाई s इंटू एस प्लस 2 स्क्वायर, एस प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, रूल नंबर 2 लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर रिपीटेड रूट्स। तो पहला टर्म तो s है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको रूट मिलेगा 0, तो आप लिख सकते हैं a बाई एस, ठीक है, a बाई एस। दूसरा है s प्लस 2 पावर 2, तो इसको लिखेंगे प्लस b बाई एस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस c बाई एस प्लस 2। तो कल आपको मैंने लिखना सिखाया था कि पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं अगर रिपीटेड रूट्स होते हैं तो, ठीक। जितना दिया हुआ है न्यूमेरिकल में एज इट इज ले लो, पावर पाई 1 कम करनी है, कहां तक कम करनी है, जब तक पावर 1 ना हो जाए। ऑब्वियसली अगला टर्म आएगा प्लस सी बाई एस प्लस 2। अब यहां ए बी और सी डायरेक्ट निकाल सकते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो ए का फॉर्मूला होगा आपके पास बी नॉट एस इंटू ए एस के करस्पॉन्डिंग था, एस से मल्टीप्लाई किया और एस को पुट करना है 0, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर, एस से एस कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर से 80 आएगा, डिनोमिनेटर से 0 0 4 आप पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 20। सिमिलरली बी का फॉर्मूला क्या होगा, बी था एस प्लस 2 होल स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग, ओके। तो s प्लस 2 होल स्क्वायर को हाइड करने के लिए b नॉट s को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा s प्लस 2 होल स्क्वायर से, और s की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी -2। तो आंसर कितना आएगा, 80 बाई -2। तो आंसर आ गया आपका -40, ठीक है। आंसर आ गया आपका -40। सिमिलरली सी निकालने के लिए आपको मैंने बताया था जिस फॉर्मूले से हम बी निकालेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, ओके। तो हमने किस फॉर्मूले से बी निकाला हुआ है, हमारे पास बी का फॉर्मूला था 80 बाई एस, ओके। बी का फॉर्मूला यही था 80 बाई एस। इसको डिफरेंशिएट करना है एस के रिस्पेक्ट में, और s आपको सेम पुट करना था जितना b के केस में था -2, ठीक है। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं s के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा, इसको हम लिख सकते हैं d बाई डी एस ऑफ कितना 80 s पावर -1 वेयर s इक्वल टू -2। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 80 -1 और s की पावर -2, तो उसको लिख सकते हैं हम s स्क्वायर,
और s की वैल्यू हमें पुट करनी है -2। s की वैल्यू हमें पुट करनी है -2। तो कितना आएगा, c की वैल्यू आएगी -80 बाई -2 का होल स्क्वायर आएगा 4। तो आपका आएगा आंसर -20। तो c की वैल्यू आएगी -20। तो a आया आपका, a की वैल्यू आई 20, b आया -40 और c आया आपका -20। तो आप क्या करो, ABC पुट कर दो, इसको मान लेना इक्वेशन 1 में आप ABC पुट कर दो। तो a की वैल्यू आपने बोला 20, तो ये हो जाएगा 20/s। b बोला आपने -40, तो ये हो जाएगा -40/s+2 होल स्क्वायर। और c बोला आपने -20, तो ये हो जाएगा -20/s+2। तो ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ B0s। इसको मान लीजिए 2। अब इनवर्स निकालने के लिए इक्वेशन 2 का दोनों साइड्स का ILT ले लो या इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, ठीक है। तो B0s का इनवर्स लाप्लास होगा B0, आप यहां लिख सकते हैं टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, फॉर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो B0s का इनवर्स लाप्लास होगा B0t। पहला था आपका 20/s, तो 20 कांस्टेंट, 1/s का इनवर्स लाप्लास होगा ut, ठीक है। बिकॉज आपको मालूम है ut का लाप्लास होता है 1/s, तो 1/s का इनवर्स लाप्लास होगा ut, ठीक है। दूसरा था -40/s+2 होल स्क्वायर, तो -40 कांस्टेंट और 1/s+2 होल स्क्वायर। इसका इनवर्स होगा t, e पावर -2t u(t). इसका इनवर्स हम कैसे लिखेंगे, कल आपको मैंने फंक्शन बताया था t पावर n e पावर -80 इंटू u(t), और इसका लाप्लास होता है n फैक्टोरियल बाई s+a पावर n+1, ठीक है। तो इसका इनवर्स हम लिखेंगे सेकेंड के अकॉर्डिंग। सेम वे में थर्ड टर्म था आपका -20/s+2, तो -20 कांस्टेंट, 1/s+2 का इनवर्स लाप्लास होगा e पावर -2t ut। ओके, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। सो लेट मी चेक। 20 हमने कॉमन ले लिया, 1 e पावर -2t -2t e पावर -2t, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो आप इसको प्रॉपर वे में लिख सकते हैं, कैसे, 20 ut नहीं लिखना है, नो इश्यू, बाद में कंडीशन लिख देना। 40 कॉमन भी ले सकते हैं, 20 नहीं लेना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं -20 e पावर -2t। ut को कॉमन भी लिख सकते हैं, कॉमन नहीं लिखना है, फिर कंडीशन लिखना है। कंडीशन कैसे लिखेंगे, ut 1 होता है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव सेम थिंग। तो कंडीशन क्या होगी, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस इज माई रिक्वायर्ड वोल्टेज for the given circuit using a Laplace transform. This is my required voltage for the given circuit using a Laplace transform. For the given circuit using a Laplace transform. तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को लाप्लास के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आप इसको ट्राई करना, इसका मैं सर्किट बना देता हूं। इसमें पूछा क्या है, इसमें भी पूछा गया है B0t फॉर द सर्किट यूजिंग लाप्लास एज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशंस। तो जीरो इनिशियल कंडीशन का मीनिंग क्या है, कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज है, इंडक्टर आपका डिस्चार्ज है,
इसका मीनिंग हुआ कैपेसिटर के थ्रू इनिशियल वोल्टेज आपकी 0 है, सेम वे में इंडक्टर के थ्रू इनिशियल करंट आपका 0 है। ठीक है, ओके। तो आपको कैपेसिटर का एस डोमेन लिखना है विदाउट इनिशियल कंडीशन, इंडक्टर का एस डोमेन लिखना है विदाउट इनिशियल कंडीशन। ओके, तो हम क्या करेंगे यहां पर बी नॉट टी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सर्किट को रीड्रॉ करेंगे एस डोमेन में। कैसे रीड्रॉ करेंगे एस डोमेन में, लेट अस सी। कैसे रीड्रॉ करेंगे एस डोमेन में, लेट अस सी। यूटी है सोर्स की वैल्यू, और यू नो यूटी का लाप्लास होता है 1/s, तो दैट्स वाई वोल्टेज सोर्स का लाप्लास होगा 1/s। वैल्यू यूटी है तो लाप्लास होगा 1/s। रजिस्टर आपका सेम रहेगा 1 ओम, कैपेसिटर की वैल्यू है 1/3, और कैपेसिटर का एस डोमेन होता है 1/cs। सी की वैल्यू आप पुट करेंगे 1/3, 1/3, ठीक है, 1/3। कैपेसिटर की वैल्यू आप पुट करेंगे 1/3, तो कैपेसिटर का एस डोमेन होगा 3/s। ठीक है, ओके। उसके बाद इंडक्टर है सेम, कितना 5 ओम, फिर रजिस्टर है सेम 5 ओम, फिर इंडक्टर है आपका, इंडक्टर की वैल्यू कितनी गिवन है 1 हेनरी, और इंडक्टर का एस डोमेन होता है SL, L की वैल्यू 1, तो इंडक्टर का एस डोमेन विदाउट इनिशियल कंडीशन कितना होगा S। ओके, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दी थी उसका एस डोमेन क्या होगा नोटेशन के अकॉर्डिंग, कैपिटल B0S। ओके, साथ ही साथ अब यहां पर हमें B0S कैलकुलेट करना है, तो B0S का मीनिंग है वोल्टेज अक्रॉस SL। यूनिट क्या होगी, ये होगा S ओम, यहां 3/s ओम। क्यों, बिकॉज 3/s कैपेसिटर का इक्विवेलेंट इंपीडेंस है एस डोमेन में, तो यूनिट ओम। और अब आप के ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कैपेसिटर के अक्रॉस करंट और वोल्टेज लिख सकते हैं V = IR के अकॉर्डिंग। सेम वे में एस ओम का मीनिंग है इक्विवेलेंट इंपीडेंस फॉर द इंडक्टर, दैट्स वाई यूनिट ओम। और अब आप एस ओम के अकॉर्डिंग इंडक्टर के थ्रू या इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज करंट की वैल्यू लिख सकते हैं V = IR के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहां B0S का मीनिंग है वोल्टेज अक्रॉस S ओम। अगर आपको S ओम में करंट मालूम चल जाए, यू कैन कैलकुलेट वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो हमारा टारगेट है SL वाली ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना। तो आप करंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां तो हमें एक ही मेथड दिख रहा है, मैश एनालिसिस। तो इसको मानिए लेट अस से मैश नंबर 1, इसको मानिए लेट अस से मैश नंबर 2। 1 में करंट लिख लो, आप I1 लिखते थे बट S डोमेन में आप उसको लिख लो I1S, डायरेक्शन आप बना लो क्लॉकवाइज। सेम में मैश 2 में करंट मान लो कैपिटल I2S, लेट अस से डायरेक्शन क्लॉकवाइज। आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। आपको फर्स्ट में KVL लगाना है, सेकंड में KVL लगाना है। अब मैश 2 के अकॉर्डिंग SL या S ओम में करंट कितना है I2S, डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यू कैन मेंशन प्लस माइनस। वोल्टेज के लिए प्लस माइनस पहले से दिया हुआ है, प्लस प्लस माइनस माइनस, दैट्स वाई वोल्टेज होगा पॉजिटिव, और उस वोल्टेज की वैल्यू होगी कितनी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, B0S = I × R। I का मतलब I2S और R का मतलब S, R का मतलब S। तो आपको I2S कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको मैश 1 में KVL लगाना पड़ेगा और मैश 2 में KVL लगाना पड़ेगा। मैश 1 में KVL कहां से स्टार्ट होगा, लेट अस से फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट अस से मैश 1 होगी ABCDA, तो A to B फर्स्ट साइन माइनस कितना होगा 1/s। ओके, B to C करंट कितना होगा I1S, डायरेक्शन होगी B to C, सो प्लस माइनस, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा I1S × 1,
साइन प्लस का I1s इंटू 1, ठीक। C2D आपका कॉमन ब्रांच है, 1 के अकॉर्डिंग करंट I1s डायरेक्शन डाउनवर्ड, 2 के अकॉर्डिंग करंट I2s डायरेक्शन अपवर्ड। तो रिजल्टेंट करंट होगा I1s माइनस I2s डायरेक्शन I1 के अकॉर्डिंग, सो डाउनवर्ड। तो वी हैव प्लस माइनस बिकॉज करंट फ्लो होता है रजिस्टर में या impedance में from higher potential to lower potential. For KVL we are moving from C to D. So first sign plus कितना ड्रॉप होगा 3 by S के अक्रॉस, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग 3 by S इंटू I1S माइनस I2S, okay, equal to 0. This is my first equation according to KVL for the first mesh. सेम वे में आप सेकेंड मैश में केबीएल लगा के इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सेकेंड मैश यहां पर क्या होगी, लेट अस से डी सी ई एफ डी, तो डी टू सी फर्स्ट साइन माइनस कितना ड्रॉप होगा 3 बाई एस के अक्रॉस 3 बाई एस इंटू I1s माइनस I2s, ठीक है। मैंने करंट दोबारा नहीं लिखा, सेम करंट के अकॉर्डिंग, सेम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, सेम साइन के अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप लिख लिया। अब डायरेक्शन थी D2C, केबीएल के लिए आपकी डायरेक्शन थी D2C, तो फर्स्ट साइन माइनस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 3 बाई एस इंटू करंट I1 माइनस I2, ओके। C2E करंट कितना होगा I2s डायरेक्शन C2E, तो प्लस माइनस, तो दैट्स वाई केबीएल के लिए आपका मूवमेंट है C2E, सो फर्स्ट साइन प्लस कितना ड्रॉप होगा 5 के अक्रॉस 5 इंटू I2s, ओके। E2F करंट कितना है I2s डायरेक्शन डाउनवर्ड, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस, केबीएल के लिए आपका मूवमेंट है E2F, सो फर्स्ट साइन प्लस कितना ड्रॉप होगा S के अक्रॉस S इंटू I2s equal to 0. So this is my second equation according to KVL for the second mesh. आपको क्या करना है I2s निकालना है, तो आप क्या करिए इक्वेशन 1 से I1s की वैल्यू निकालिए और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, I2s की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1 से आप I1s कैलकुलेट करिए और जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, आपके पास में I2s की वैल्यू आ जाएगी। I2s की वैल्यू पुट करेंगे आपको B0s की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में I2s कितना आएगा उसको मैं लिख देता हूं, आप लोग एक बार I1s और I2s कैलकुलेट कर लेना, तो आपको फिर इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा 1 बाई एस 1 5 3 बाई एस एस, ओके। तो यहाँ पर आपको I1s जो मिलेगा वो I1s मिलेगा 1 बाई 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 3 इंटू I2s, ठीक है। और यहां जो I2s मिलेगा आपको वो I2s की वैल्यू मिलेगी 3 बाई s की पावर 3 प्लस 8s स्क्वायर प्लस 18s, और B0s कितना था आपका, B0s था I2s इंटू s, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर से s कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सो यू हैव 3 बाई एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 18, तो ये आएगा वैल्यू ऑफ B0s, ठीक। आपको निकालना था B0t, तो B0t क्या होगा, B0t होगा इनवर्स लाप्लास ऑफ B0s। अब इसका इनवर्स कैसे निकालें, डिनोमिनेटर में तो एक ही टर्म है, तो आपको एक से ज्यादा टर्म होता तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते, लेकिन डिनोमिनेटर में भी आप सिंगल टर्म, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, ठीक है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हम B0s को कैसे रीअरेंज करें सो दैट वी कैन कैलकुलेट इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
तो आपको कल मैंने बताया था अगर एस डोमेन फंक्शन में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसको हम पहले लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे इसको हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में? मिडिल का हाफ 4, तो ये होगा s+4 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम इसको एक्सपांड करें तो हमें कितना मिलेगा? s² प्लस 16 प्लस 8s, और हमें चाहिए 18, तो +2 हमने ऐड किया और +2 को मैं लिख सकता हूं √2 पावर 2। ठीक, तो यहां जो b0s आएगा वो b0s कितना आएगा? 3/s+4 होल स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। ठीक है, इसका इनवर्स लाप्लास आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। किस फंक्शन की हेल्प से आप लिखेंगे? कल आपको मैंने बताया था ऊपर s नहीं है तो इसको हम लिखेंगे e⁻−80 sin ω t ut के अकॉर्डिंग, और इसका लाप्लास था ω/s+a होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करिए, दोनों को आप कंपेयर करिए तो ओमेगा की वैल्यू √2 है और a की वैल्यू 4 है, लेकिन न्यूमरेटर में भी ओमेगा होना चाहिए। यहां न्यूमरेटर में 3 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, तो आपको b0s कितना मिल जाएगा? b0s मिल जाएगा 3/√2 इंटू √2/s+4 होल स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। इससे हम जो हमारा b0s आया है इससे हम b0t डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां से b0t कितना आएगा? b0t आएगा 3/√2 e⁻−4t sin √2t ut, या ut की जगह हम लिख सकते हैं t greater than equal to 0। तो दिस इज माई रिक्वायर्ड वोल्टेज, दिस इज माई रिक्वायर्ड वोल्टेज। ओके, तो लेट मी चेक द आंसर। 3/√2 e⁻−4t sin √2t। ठीक है, आपसे वोल्टेज पूछा था, सो यू कैन राइट यूनिट वोल्ट। ठीक है, सेम वे में प्रीवियस केस में आपसे वोल्टेज पूछा था, सो यू कैन राइट यूनिट हियर वोल्ट। ओके, तो ये हमने दोनों क्वेश्चंस देखे जहां पर इनिशियल कंडीशंस 0 थी। अब आगे के जो क्वेश्चंस हम करेंगे वहां पर इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी, और हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करेंगे जहां पर इनिशियल कंडीशंस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ओके, सो थैंक यू।